गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग 11वीं कक्षा का जो हमारा किताब है, क्या नाम है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हम लोग अध्याय 11वां हम कर रहे थे, वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल, इसका हम लोगों ने अब तक जो है 2 क्लास कर लिए हैं, और इस 2 क्लास के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा कि संघनन क्या होता है। पहले तो वाष्पीकरण, एक एक प्रक्रिया, सबसे पहले वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के बाद फिर जो है वो संघनन होता है। संघनन केंद्रकों के माध्यम से, वायुमंडल में संघनन केंद्रक के रूप में ठोस पदार्थ, नमक के कण और जो है धूल के कण, राख के कण, ये सब घूमते रहते हैं, इनसे चिपट करके संघनन होता है। और अगर संघनन जब धरातल के नीचे होता है, हमने पहले पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि संघनन जब धरातल पर होता है तो उससे जो है कोहरा बनता है, ओस पड़ता है, पाला पड़ता है, तुषार जिसको कहते हैं, ये सब हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि बादल क्या होते हैं, बादल का निर्माण कैसे होता है, फिर बादलों का वर्गीकरण देखा, और इसके बाद में हम लोगों ने वर्षण का अध्ययन किया, प्रेसिपिटेशन का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि जो है वर्षा, जो जल के रूप में पानी बरसता है उसको वर्षा कहते हैं, और हिमपात होता है जो हिमतूलों के रूप में वर्षा होती है जिसको हिमपात कहते हैं। और उसके बाद में हमने क्या देखा था, स्लीट मतलब सहिम वृष्टि, जिसमें जो है पानी और ओले दोनों पड़ते हैं, पानी और पत्थर दोनों बरसते हैं, तो उसको सहिम वृष्टि कहते हैं। और इसके बाद में हमने देखा था पत्थर पड़ना, ओलावृष्टि, जिसमें सिर्फ सूखे ओले पड़ते हैं। ये सब हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था यहाँ तक। अब आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, जो जल वर्षा है, रेनफॉल है, जो जल के माध्यम से जो वर्षा होती है वही बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो उसको समझना जरूरी है कि जो है वर्षा क्या है। जल वर्षा तो हमने देख लिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जल वर्षा है जो जल के रूप में वर्षा होती है, उसके प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार की वर्षा होती है, 3 प्रकार के रेनफॉल होता है। एक संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है, और तीसरी चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार से वर्षा होती है हमारे पूरे विश्व में, भारत में, और भारत सहित पूरे विश्व में इसी प्रकार की वर्षा होती है। तो पहला हमारा क्या है, संवहनीय। संवहनीय हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो संवहन धाराएं उठती हैं गर्म होकर के, उसको क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं। तो उन्हीं धाराओं के माध्यम से जब वर्षा होती है तो उसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। अब देखते हैं, ये हमारा ये सतह है, हमारी पृथ्वी है, जो हमने चित्र बनाया है, ये ग्राउंड है, सतह है, ये मतलब अर्थ है, अर्थ की सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जो 10वां चैप्टर था वो यही था कि किस तरीके से जो है वहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता है। मैंने बताया था कि जब सूर्य की किरण पड़ती है, गर्मी बढ़ती है किसी क्षेत्र पे, तो वहाँ पर हवाएं क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। गर्म होकर के संवहन के रूप में, धाराओं के रूप में ऊपर उठने लगती हैं, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठने लगती हैं गर्म होकर के। तो मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य की किरण चमक रही है और ये ग्राउंड गर्म हो गया, वायुमंडल गर्म हो गया, तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं। और इन गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, संवहनीय धाराएं कहते हैं। संवहनीय धाराएं कहते हैं, ये गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो ये संवहनीय धाराओं के रूप में जो है ऊपर जाती है। अब ऊपर जा करके जो है संघनन होता है, ऊपर जा करके क्या होता है, इसका संघनन होता है। और संघनन मैंने बताया था, संघनन किस पर होता है, कुछ संघनक केंद्रक पाए जाते हैं, धूल के कण और महासागर से गए हुए नमक के कण, राख, ठीक है, और तमाम प्रकार के जो ठोस पदार्थ वायुमंडल में तैरते रहते हैं, तो वो केंद्रक का काम करते हैं। उन्हीं केंद्रकों पर जो हमारा जलवाष्प है, यहाँ से गर्म हुआ तो ये इसके हवा में जलवाष्प भी है, क्योंकि हवा जो है जब बहती रहती है तो कोई ना कोई जल बॉडी साथ में आती है। या हमने बताया था वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पेड़ पौधों से, तो उनसे जल लेती है हवा। तो ये हवा गर्म है और साथ में क्या है, आर्द्र भी है, इसमें नमी भी है, जलवाष्प भी है। तो ऊपर जा करके और संघनक केंद्रकों से चिपक करके जब ये संघनित होती है, तो संघनित होकर हमने बताया था ऊपर जब हवा उठती है, ऊंचाई पे हम जाते हैं तो वहाँ तापमान क्या होता है, कम होता जाता है, जो कि एक औसत कितना है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, घट जाता है। या फिर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, जिसको सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। तो वहाँ जा करके जब ठंडी हो जाती है हवा ऊपर, तो फिर वो संघनन होता है और संघनन होकर बादलों का निर्माण हो जाता है। संघनन होकर क्या हो जाता है, बादलों का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर जो बादल बनते हैं वो कपासी मेघ
प्रकार के बादल बनते हैं। हमने पढ़ा था ना कपासी मेघ, तो कपासी मेघ प्रकार के बादल का निर्माण यहाँ पर होता है। कपासी मेघ, वर्षा कपासी मेघ, इन बादलों का यहाँ पर निर्माण होता है। और उसके बाद में अब ये जो हवा उठ रही है इसको एसेंडिंग एयर कहते हैं। हवा ऊपर उठना, एसेंड करना, एसेंडिंग एयर। और फिर उसके बाद में ये ठंडी हो जाती है हवा ऊपर जा कर के, जब मतलब तापमान कम हो जाता है तो ये ठंडी हो जाती है, बादल बन जाता है। और बादल बन करके संघनन हो करके फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता ही है। तो ऊपर जो पानी की बूंदें जो बनती हैं अब ये आपस में टकराती हैं। जब छोटे छोटे जो सूक्ष्म केंद्र जलवाष्प के कण जब चिपकते हैं छोटे पदार्थों पर, तो वो फिर आपस में घर्षण की वजह से एक दूसरे से चिपकते हैं और चिपक करके भारी हो जाते हैं, चिपक करके भारी हो जाते हैं। जब तक हल्के रहते हैं तब तक तो वायुमंडल में तैरते रहते हैं बादल के रूप में। जब चिपक कर भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की तरफ टपक पड़ते हैं, और नीचे की तरफ टपक पड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और ये ठंडी हवा जो है फिर ये नीचे उतरती है, ठंडी हवा नीचे उतरती है, जिसको डिसेंडिंग एयर कहते हैं। तो जब यहाँ पर ठंडी हवा नीचे उतरेगी तो यहाँ पर बन जाएगा HP, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। और यहाँ से हवा उठ रही है, यहाँ स्थान खाली कर रही हवा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, LP, लोअर प्रेशर, लो प्रेशर, और यहाँ हाई प्रेशर। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। मैंने बताया था हवा कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो इस तरीके से एक हवाओं का यहाँ पे चक्र भी बन जाता है। ऊपर से हवा ठंडी नीचे उतरती है और गर्म हवा ऊपर उठती है। तो ये किस प्रकार की वर्षा हो गई, संवहनीय वर्षा। अब ये संवहनीय वर्षा अक्सर कहाँ होती है, ये ज़्यादातर जो है विषुवत वृत्त के आसपास होती है। विषुवत वृत्त जो हमारा इस तरीके से हमने बताया था, ये हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर जो बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है 0 डिग्री की, उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। अब इसके आसपास गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पर सूर्य रहता है जो उष्ण कटिबंध जिसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो खास करके विषुवत वृत्त के आसपास जो है यहाँ पर क्या होता है, पानी भी अधिक है, जल बॉडी अधिक है, महासागर अधिक है, तो ये गर्म हो जाते हैं। और डेली यहाँ पर संवहनीय धाराएँ उठती हैं समुद्र से, और संवहनीय धाराएँ उठ करके यहाँ वर्षा अक्सर होती है। तो विषुवत वृत्त पर 12 महीने वर्षा होती है। और यहाँ की जो वर्षा होती है किस प्रकार की होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार का मतलब बहुत तेज वर्षा हो जाती है, बहुत तेज बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में वर्षा होती है, और चमक और गरज के साथ वर्षा यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से ये जो है, और इसके अलावा महाद्वीपों के अंदर भी इस प्रकार की वर्षा होती है। महाद्वीप के भीतर जहाँ पर जो है झील वगैरह पाए जाते हैं, वहाँ से जो है गर्म हवा नमी को लेकर, आर्द्रता को लेकर ऊपर उठती है और वर्षा कराती है। तो ये पहला हमारा हो गया संवहनीय वर्षा। दूसरा क्या है, पर्वतीय वर्षा, या इसको पर्वतकृत वर्षा भी कहते हैं, माउंटेनस रेनफॉल, माउंटेनियस रेनफॉल, या इसको स्थलकृत वर्षा भी बोलते हैं, स्थलकृत वर्षा। तो ये वर्षा जो होती है, अब ये पर्वतीय वर्षा है, तो इस मतलब कि पर्वत के आसपास ही होगी, जहाँ पर्वत होंगे वहीं पर होगी। पर्वत क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। अब जैसे हवा जा रही बहते हुए, इस तरफ से मान लेते हैं हवा जा रही है, और रास्ते में क्या पड़ गया, पर्वत। तो पर्वत के ऊपर हवा क्या करने लगेगी, उठने लगेगी। और हवा जो है गर्म भी है और सैचुरेटेड है, संतृप्त है। हमने बताया था संतृप्त हवा कैसी हवा होती है, जिसमें आर्द्रता ग्रहण करने की अब क्षमता नहीं रह जाती है, आर्द्रता ग्रहण करने की अब क्षमता नहीं रह जाती है। यानी कि उसमें जो है ह्यूमिडिटी, जो हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ी थी, कौन सी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव, 2 प्रकार की ह्यूमिडिटी आर्द्रता पढ़ी थी हमने, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, तब क्या हवा क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। और ऐसी गर्म हवा जब किसी पर्वत के सहारे पहुंचती है तो ऊपर उठने लगती है। अब भारी मन से भारी हवा है और भारी मन से ऊपर उठ रही है। भाई पहाड़ पे अगर किसी को बोझा लदा के चढ़ा दो तो कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा, फिर बोझा को क्या कर देगा, फेंक देगा, पटक देगा, कहेगा अब हमसे नहीं चला जाता है। तो ऐसे हवाओं के साथ होता है, हवा जो है पहले से ही भारी है, उसके साथ में जो है आर्द्रता नामक जो है बोझ लदा हुआ है, और हवा जो है ऊपर चढ़ने लगी पर्वत पे, और फिर ऊपर जा करके फिर वो क्या करेगी, वहाँ पे संघनन शुरू हो जाएगा ऊंचाई पर। अब बोझा उसको पटकना है तो इंसान तो ऐसे ही पटक देगा, लेकिन हवाओं को कैसे पटकेगा, हवा कैसे पटकेगी बोझा को, तो संघनन के रूप में वो बोझा को वहाँ पटकेगी। और जब संघनन होगा तो ऐसे ही बादल बन जाएंगे, संघनन होगा तो वहाँ उसको न्यूक्लियस मिल जाएंगे, केंद्रक मिल जाएंगे, जो राख के और धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, तो उनसे चिपक करके जो है बादल का निर्माण करेगी। अब बादल का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पर बारिश होने लगेगी। तो इस तरफ जो है बारिश होगी। अब इधर ही, चूँकि बोझा तो इधर ही पटका है ना उसने, जिधर से हवा चढ़ रही थी, तो इसको बोलते हैं पवनाभिमुख ढाल, हिंदी में बोलते हैं इसको पवनाभिमुख ढाल। इस पर्वत का ऐसा ढाल जो पवन की दिशा की तरफ है, पवनाभिमुख, भी
भी ऐसे बोल लिखते हैं, पवना, हाँ, भिमुख ढाल। तो पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा कराएगी, पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा कराएगी। अब हवा हल्की हो गई, बारिश हो गई, हवा हल्की हो गई, और हल्की होकर के अब जब उसके पास से नमी खत्म हो गई तो हवा कैसी हो गई, शुष्क हो गई, हल्की हो गई और सूखी हो गई। अब नमी है नहीं उसके पास में, तो लेकिन थोड़ा बहुत बोझा बचा है अभी। ऐसा तो नहीं पूरा निचोड़ दिया, जैसे हम कपड़ा जब निचोड़ते हैं सुखाने के लिए तो पूरी तरीके से निचोड़ पाता नहीं, जब हम उसे फैलाते हैं जा करके अपने किसी तार वार पे तो थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है। तो ऐसे ही बात यहाँ पर जो हवा थी अपनी आर्द्रता को निचोड़ा तो उसने जो है संघनन के रूप में, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी चिपकी रह गई नमी, तो पूरी तरीके से सूखी नहीं हुई, शुष्क तो हो गई, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत इसके पास नमी रही वो ला करके जो दूसरे साइड में दूसरी ढाल है जिसको पवना विमुख ढाल बोलते हैं, यहाँ भा लग गया और उधर वी लग जाएगा, विमुख, विमुख कहते नहीं, हमसे ये रूठ करके विमुख हो गया, विमुख हो गया मतलब हमसे रूठ गया, चला गया, तो ये पवना विमुख ढाल है। इधर से पवन चढ़ नहीं रही है, पवन उतर रही है। अब ये हल्की हो गई तो पवन भी मस्ती से अपना उतर रही है, नीचे उतर रही है, उसको ढाल भी मिल रहा है। चढ़ने में तो दिक्कत होती है ना, साइकिल जो हम लेकर पहाड़ पे चढ़ते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है चढ़ाने में, और जब ढाल आ जाता है उतरने में तो बिना पैडल मारे वो सरसराते हुए चलते हैं, उतरते हैं। तो ऐसे ही जो है इधर ये उतर रही है, लेकिन अब साथ में उसकी थोड़ी बहुत नमी भी है तो थोड़ी बहुत वर्षा भी कराएगी, थोड़ी बहुत वर्षा भी कराएगी। तो इस प्रकार की जो वर्षा होगी उसको बोलते हैं छायावृष्टि, यानी इस वर्षा की यहाँ पे छाया पड़ रही है। पवनाभिमुख ढाल पर, पवनाभिमुख ढाल पर जो वर्षा हुई थी उसकी छाया कहाँ पड़ रही, पवनाभिमुख ढाल पर, पवनाभिमुख ढाल पर छाया पड़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं छायावृष्टि, वर्षा की छायावृष्टि। तो यहाँ पर छायावृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा होती है, छाया मतलब शैडो, शैडो रेन, शैडो रेन रीजन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि शैडो रेन रीजन क्या है या शैडो रेन से आप क्या तात्पर्य है। एक बार प्रश्न आया था, इत्तेफाक से मैं हाई स्कूल की कॉपी जांच रहा था शुरुआत में, पहली बार तो इंटर की नहीं मिली थी, हाई स्कूल की मिली थी। तो उसमें प्रश्न आया था छायावृष्टि से आप क्या समझते हैं। बच्चे ने लिखा कि जब मास्टर साहब की बहुरिया को लेके बच्चा भाग जाए तो उसे छायावृष्टि कहते हैं, तो ऐसे लिखा था। तो ये छायावृष्टि ऐसे नहीं लिखना है, छायावृष्टि हमको क्या लिखना है कि छायावृष्टि का मतलब जहाँ पर वर्षा की छाया पड़ रही, पवन विमुख ढाल पर जब हल्की फुल्की वर्षा होती तो उसको छायावृष्टि वर्षा। अब देखते हैं भारत में कहाँ होती छायावृष्टि। भारत में जो है ये हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में ये मुंबई है, ठीक है। मुंबई समुद्र के तट के सहारे, अरब सागर के सहारे है, और इसी के मुंबई पार करके एक पर्वत श्रृंखला है जिसको सह्याद्री बोलते हैं या फिर पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है। अब इसके दूसरी तरफ पुणे है, इसकी दूसरी तरफ पुणे है। तो यहाँ से अरब सागर से जो हवा उठी वो इस पश्चिमी घाट से टकरा करके मुंबई में तो वर्षा करा देते हैं। यहाँ लगभग हर जो है हमेशा बारिश होती रहती है, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है दूसरे तीसरे दिन मुंबई में। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि पर्वत श्रृंखला है एक सह्याद्री, तो उसको पार करती है जब हवा तो यहाँ पर छायावृष्टि होती है। पुणे में वर्षा कम होती है, मुंबई में अधिक वर्षा होती है। तो भारत में छायावृष्टि वाला क्षेत्र क्या है, पुणे है। पुणे में वर्षा कम होती है और मुंबई में अधिक वर्षा होती है। मुंबई किस तरफ हो गया, पवनाभिमुख की तरफ हो गया, और पुणे पवनाभिमुख की तरफ हो गया, इधर हो गया पुणे इधर हो गया, मुंबई इधर हो गया। तो इधर ज़्यादा वर्षा होगी, इधर कम वर्षा होगी। तो ये हमने भारत से उदाहरण लिया, तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा हम बात करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल रेन। फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं इसको, चक्रवातीय इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोनिक रेन, इंग्लिश में साइक्लोनिक रेन बोलते हैं। देखो मैं इससे चिपक गया बोर्ड से तो थोड़ा सा ये मिट गया। साइक्लोनिक रेनफॉल इसको बोलते हैं। अब देखो इसका नाम ही है चक्रवात, तो चक्रवात से जब वर्षा होती है तो उसको चक्रवातीय वर्षा होती है। अब देखो चक्रवात कैसे बनते हैं थोड़ा समझ लो। चक्रवात जब दो विरुद्ध स्वभाव की हवाएं आपस में मिलती हैं, दो विपरीत स्वभाव की हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो उससे चक्रवात फ्रंट का निर्माण होता है। चक्रवात बनने की एक दशा होती है, फ्रंट का निर्माण होता है। जैसे सीमा पर फ्रंट होता है ना, जैसे मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक फ्रंट है, बॉर्डर है जिसको फ्रंट बोलते हैं। अब उस फ्रंट पे, उसको तो वैसे बॉर्डर बोलते हैं, लेकिन फ्रंट वो कब हो जाता है, जब दोनों तरफ की सेनाएं वहाँ पर डटी खड़ी हों, दोनों तरफ की सेनाएं वहाँ खड़ी हों तो उसको फ्रंट बोलते हैं। अब भारत की सेना गर्म है और पाकिस्तान की मान लेते हैं ठंडी है, या पाकिस्तान की हम ज़्यादा गर्म मान लेते हैं, वो ज़्यादा हमेशा गोली वोली चलाते रहते हैं। तो पाकिस्तान की सेना गर्म है और भारत की सेना ठंडी है।
अब पाकिस्तान की सेना क्या करती है, भारत की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है, भारत की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है, और भारत की ठंडी हवा कहती है ऊपर ढकेल दूंगा, तुम आओगे हमारे ऊपर चढ़ोगे, तो उसको ऊपर धक्का मार के ऊपर ढकेलती है। तो वहाँ पर एक बन जाता है वाताग्र, वहाँ पर एक फ्रंट बन जाता है, वाताग्र बन जाता है, इसीलिए उसको फ्रंट लाइन बोलते हैं, और ये वार्म फ्रंट का निर्माण होता है। तो इसको हवाओं से हम कैसे तुलना करेंगे, जब गर्म हवा और ठंडी हवा भारी होगी तो नीचे चलेगी, ठंडी हवा भारी होगी तो नीचे चलेगी, और गर्म हवा हल्की होगी तो ऊपर चलेगी। तो गर्म हवा ऊपर चल रही है, लेकिन ठंडी हवा के स्वभाव में जब वो आएगी, ठंडी हवा के क्षेत्र में जब आएगी तो दोनों के स्वभाव मिलेंगे ना। तो ठंडी हवा ज़्यादा कोशिश करेगी गर्म हवा को ठंडा करने की, ठंडी हवा ज़्यादा कोशिश करेगी गर्म हवा को ठंडा करने की। तो जैसे ही ये मतलब यहाँ ये चित्र में आप देख सकते हो, इधर से ये गर्म हवा जा रही है, इधर से ये गर्म हवा जा रही है, और इधर से ये ठंडी हवा नीचे से आ रही है। ठीक, तो अब ठंडी और गर्म हवा जब दोनों आपस में मिले तो यहाँ पर एक फ्रंट का निर्माण हो गया, एक फ्रंट का निर्माण हो गया जिसको वार्म फ्रंट बोलते हैं। और इन दोनों की मिक्सिंग से ये जो गर्म हवा थी वो ठंडी होने लगी, ऊपर उठ करके, ऊपर इसने धक्का दिया, ठंडी हवा ने इसको ऊपर धक्का दिया, गर्म हवा और ऊपर उठ गई, और ऊपर उठ करके मैंने जैसा कि बताया ऊपर जा करके हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, और ठंडी होकर यहाँ संघनन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ संघनन हो गया, और संघनन होने के बाद बादल बन गया, और बादल बनने के बाद यहाँ बारिश होने लगी, इस तरीके से बारिश होने लगी। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसको क्या बोलते हैं, चक्रवातीय वर्षा, या फ्रंटल रेन, या चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेन बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या मतलब समझा चक्रवातीय वर्षा में, कि दो विपरीत स्वभाव वाली हवा, गर्म और ठंडी हवा जब एक किसी प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर गर्म हवा ऊपर चढ़ जाती है, ठंडी हवा नीचे से धक्का मारती है ऊपर उठने के लिए, क्योंकि ठंडी हवा नीचे है तो वो भारी भी है, तो उससे टकराकर हल्की हवा और ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ करके वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर के वहाँ संघनन होता है, और संघनन होकर बादल का निर्माण होता है, और फिर वर्षा होती है। तो इसे कैसी वर्षा कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा। अब इस प्रकार की वर्षा अधिकतर ज़्यादातर शीतोष्ण कटिबंध में होता है। शीतोष्ण कटिबंध वाला हमारा क्षेत्र जो है, यहाँ पर दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आती हैं और टकराती हैं, एक गर्म हवा दक्षिण से आ रही है और ठंडी हवा उत्तर से आ रही है, और वहाँ टकरा करके फिर साइक्लोन का निर्माण होता है और साइक्लोनिक वर्षा होती है। ज़्यादातर साइक्लोन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी वर्षा आते हैं, अयनवर्ती। इसीलिए शीतोष्ण के साथ साथ में अयनवर्ती क्षेत्र में, जो हमारा ये है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ भी चक्रवात उठते हैं ना, आपने सुना होगा। तो यहाँ भी साइक्लोनिक रेन होती है अरब सागर में, और कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। और ये सुना होगा, ये चक्रवात जब तूफान चलता है तो साथ में आकर के या तो मतलब उड़ीसा को टकरा कर उसको परेशान करेगा, वहाँ पे वर्षा कराएगी, या फिर आंध्र प्रदेश, और ये मतलब ये तट के सहारे जितने भी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सबको जो है अपनी वर्षा उसमें जद में ले लेती है। तो दोनों जगह शीतोष्ण, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा ज़्यादा होती है इस प्रकार की चक्रवातीय वर्षा। तो ये चक्रवातीय वर्षा के हमने तीनों मतलब ये हमने वर्षा के तीनों प्रकार देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संसार में वर्षा का वितरण। अब हम लोगों ने वर्षा समझ लिया कि वर्षा किस प्रकार से होती है, पूरे संसार में 3 प्रकार से वर्षा होती है। तो पूरे विश्व में वर्षा कहाँ कहाँ कैसे कैसी वर्षा होती है ये हम देखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर पूरे विश्व में जो वर्षा होती है उस वर्षा को 4 भागों में बांटा है। जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की एक का क्षेत्र है, और तीसरा है 25 से 100 सेंटीमीटर, और चौथा है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो पूरे विश्व को हमने 4 वर्षा क्षेत्रों में बांटा है। अब ये हमारा विश्व का मानचित्र है जो हमने बनाने का प्रयास किया है, बहुत जल्दी में बनाया है, बहुत अच्छा नहीं बना होगा लेकिन फिर भी कोशिश किया है। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका है, ये यूरेशिया है, यूरोप और एशिया दोनों मिला करके यूरेशिया कहलाता है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारा बीच से एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा बोलते हैं। हमने बताया था विषुवत रेखा पे वर्षा अधिक होती है, संवहनीय प्रकार की वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये हमने क्रॉस वाली लाइन ये खींचा है, ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, जो हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया का क्षेत्र है, क्योंकि ये इसके चारों तरफ समुद्र है और यहाँ द्वीपीय क्षेत्र है इंडोनेशिया मलेशिया में। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ये वाला क्षेत्र हो गया। और इधर की ये जो अमेरिका का जो पूर्वी भाग है यहाँ भी अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि प्रशांत महासागर से जो हवाएं उठती हैं वो यहाँ आकर के यहाँ एक रॉकीज नामक पर्वत है, रॉकीज पर्वत श्रेणी से टकरा करके यहाँ वर्षा होती है। जैसे कि हमने बताया था भारत में जो है सह्याद्री, जो मुंबई है जहाँ वर्षा अधिक होती है, तो सह्याद्री के सहारे
हवाएं अरब सागर की टकराकर वर्षा कराती हैं, ऐसे यहाँ कराती हैं। और दूसरा जो हमारा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है एशिया में, ये वाला एशिया, पूर्वी एशिया और भारत भी इसी में आ जाता है। यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ मानसूनी वर्षा अधिक होती है। तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए जो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और विषुवत रेखा के सहारे यहाँ वर्षा होती है। ये अफ्रीका में जो है कांगो बेसिन या जायरे बेसिन इसको कहते हैं, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और दक्षिण अमेरिका में अमेजन क्षेत्र है जो है, अमेजन, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। अमेजन के वर्षा वन, यहाँ बहुत घने घने वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, इसीलिए अफ्रीका को काला महाद्वीप इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये अधिक वर्षा यहाँ पर होती है विषुवत रेखा के सहारे। तो यहाँ बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं और ज़्यादा जो है जलवायु जो है बहुत कठिन हो जाती है। जब अधिक वर्षा होगी, पानी भरा रहेगा, तो भरे हुए पानी में जीव जंतु बहुत पैदा हो जाते हैं, तो बहुत कठिन जीवन होता है। और इसी प्रकार से जो ये यूरोप का क्षेत्र है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। तो इसके आसपास चक्रवातीय वर्षा होती है, जैसे फ्रांस वगैरह हो गया, इटली हो गया, जो हमारे सोनिया गांधी का ससुराल मायका है इटली, राजीव गांधी का वो ससुराल कह सकते हो, या राहुल गांधी का ननिहाल कहाँ है, इटली में है। सोनिया गांधी इटली की तो है, तो इटली में, फ्रांस में, यहाँ पर जो है वर्षा अधिक होती है। कारण क्या है, यहाँ भूमध्य सागर है और इस भूमध्य सागर से चक्रवातीय वर्षा अधिक होती है, जो कि ठंडियों में होती है। ये हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे। तो यूरोप में भी अधिक वर्षा यहाँ पर हो जाती है। और इधर का क्षेत्र है ये हमारा जो है ट्रंप वाला है क्षेत्र, अमेरिका, USA, जो ट्रंप महोदय अभी जिद्दी आदमी थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे, अब जो बाइडेन है। तो ये फ्लोरिडा है, ट्रंप का ये जो है घर है फ्लोरिडा में। तो इधर जो है यहाँ भी, चूँकि यहाँ पर कौन सा सागर है, ये महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और यहाँ कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी से उठी हवाएं यहाँ वर्षा करा देती हैं, फ्लोरिडा वगैरह में, इसी कारण वर्षा अधिक होती है। तो ये सब चीज़, ये पूरा जो है। और इसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। कम वर्षा वाले जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये देखते हैं यहाँ पर एशिया में, ये आपका साइबेरिया है। क्या है, साइबेरिया है। साइबेरिया जो कि रूस में है। यहाँ पर विश्व का सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ वर्षा ज़्यादातर जो है बर्फ, रेनफॉल के रूप, वो स्नोफॉल के रूप में होता है ठंडे प्रदेशों में, लेकिन ये सूखा ही रहता है। यहाँ पर वर्षा कम होती है। हम वर्षा की बात कर रहे हैं जो पानी के रूप में वर्षा होती है, तो यहाँ नहीं होती, ये बहुत 25 सेंटीमीटर से कम। यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। और रेगिस्तान विश्व में 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान। तो साइबेरिया क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ गोबी का मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन के बीच में गोबी ये सब हम अलग पढ़ेंगे जब। गोबी मरुस्थल है, तो यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है। और यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, जो कि गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कैसा है, गर्म मरुस्थल है, जो अफ्रीका में है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ पर भी कम वर्षा होती है। और भारत में ये वाला क्षेत्र जो हमारा थार मरुस्थल है, यहाँ भी कम वर्षा होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पेरू वगैरह में, यहाँ पर भी जो है मरुस्थल पाया जाता है। जो है देखो, अभी यहाँ भी मरुस्थल पानी होने की वजह से कम वर्षा होती है। अटाकामा हो गया, यहाँ नामीबिया का मरुस्थल है, ठीक है, बोत्सवाना, नामीबिया, ये वाले क्षेत्र यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ वर्षा कम होती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपका अमेरिका है, ये बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ भी मरुस्थल पाए जाते हैं, मोजावी मरुस्थल, यहाँ भी कम वर्षा होती है। तो इस तरीके से ये विश्व के, और इसके अलावा जो दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ भी वर्षा कम होती है। उत्तर में आर्कटिक, और ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पूरा बर्फ से जमा रहता है, उत्तरी ग्रीनलैंड, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ भी बहुत कम वर्षा होती है। तो इस तरीके से पूरे विश्व में वर्षा का हमने वितरण देख लिया। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने नोट किया जो इस पर नहीं आ रहा था, उसको बता देते हैं। देखो, सबसे अधिक वर्षा होती विषुवतीय पट्टी पे, जो हमने अभी बताया। और शीतोष्ण क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र में, शीतोष्ण वाले ये पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। इसके अलावा मानसूनी एशिया में, जैसा कि हमने बताया, ये वही चीज़ नोट है जो हमने बता दिया है मोटा मोटी। तो इस तरीके से, और 2 चीज़ और समझ लो, 35 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, इसके पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है। 35 से 40 डिग्री, 35 से 40 डिग्री वाला ये होगा, तो इसके पूर्वी तटों पर, पूर्वी तट इधर हो गए, ये वाला क्षेत्र ना, तो अधिक वर्षा होगी। और 45 से 65 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर मतलब उत्तर और दक्षिण 35 से इसके पूर्वी भाग में, मतलब 45 से 65 डिग्री जो है अक्षांश रेखाओं पर वर्षा कहाँ होती है, पूरब साइड में, महाद्वीपों के पूरब साइड में। यहाँ से पछुआ हवाएं जाती हैं जो वर्षा कराती हैं। तो इस तरीके से ये 2-3 मोटा मोटी पॉइंट थे, इनको समझ लिया। अभी हमने विश्व का वर्षा वितरण देख लिया। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारा जो वायुमंडल में जल, आज ये पूरा खत्म हो जाता है। 3 लेक्चर के माध्यम से हमने इसको पूरा खत्म करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर आप लोग
किताब में दिए हुए प्रश्न को हल करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिए। और आप लोग जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रही बात तो उसको कमेंट के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी के साथ जो है फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।